हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख हामिद खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRK पाठशाला में। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे पहले भी इसके 2 पार्ट्स रेडी हो चुके हैं, वो मैंने अपलोड कर दिए थे। तो अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So in previous videos we already discussed about the nationalism in India कि इंडिया में नेशनलिज्म किस तरीके से स्टार्ट हुआ। हमने देखा था आफ्टर द गांधी जीज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किए और धीरे धीरे कई सारे मूवमेंट स्टार्ट हुए। फिर हमने देखा था कि उन मूवमेंट का जो इम्पैक्ट था वो ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री काफ़ी ज़्यादा होने लगा। इवन द कंट्री साइड्स में भी क्या होने लगा, वहाँ पर भी लोग मूवमेंट्स करने लगे अपने अपने तरीके से। ठीक है ना। हमने स्वराज इन प्लांटेशन भी देखा था, हमने अलग अलग जगहों पर देखा था किस तरीके से इम्पैक्ट था अलग अलग मूवमेंट्स का वहाँ के लोगों पर। सो फर्स्ट टॉपिक इज चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था और ये कहाँ पर हुआ, सबसे पहले वो जान लेते हैं हम। सो ऑन फरवरी 4 फरवरी 1922, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। कहाँ पर है ये चौरी चौरा? तो चौरी चौरा इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? आपके यूपी में है। ओके, तो यूपी में जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर एक प्लेस है चौरी चौरा। तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ वो जान लेते हैं हम। ठीक है, सो अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स participating in the non-corporation movement clashed with the peoples and burned the police station which led to the death of 22 पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि चौरी चौरा में जो एक पुलिस स्टेशन था, तो उस पुलिस स्टेशन को क्योंकि लोगों, मैंने अभी आपको बताया कि सब लोगों पर इस जो मूवमेंट चल रहे थे उनका अलग अलग क्या हो रहा था, इम्पैक्ट हो रहा था। तो यहाँ पर ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था उसका इम्पैक्ट ऐसा रहा कि यहाँ के लोगों ने वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया एंड दे बर्न द पुलिस स्टेशन विच लेड टू द डेथ ऑफ 22 पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन था उस पुलिस स्टेशन को इन लोगों ने क्या कर दिया, जला दिया, जिसमें 22 जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो भी क्या हो गए, मारे गए। ओके, सो एज यू नो गांधी जी जो थे वो वायलेंस के अगेंस्ट थे और यहाँ पर तो क्या होने लगा था, वायलेंस होने लगा था। तो इसका इम्पैक्ट गांधी जी पर क्या पड़ा तो वो देख लेते हैं। तो गांधी जी हु वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वायलेंस halted the non-corporation movement on the national level on 12 फरवरी 1922 एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट। ठीक है, तो क्योंकि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था वो इतना बड़ा मास मूवमेंट था और ये एक हद तक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था, बट ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी को क्या करना पड़ा, इस मूवमेंट को भी क्या करना पड़ा, रोकना पड़ा। ठीक है ना। तो इस मूवमेंट को रोकने का सबसे बड़ा कारण क्या था, चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसमें क्या कर दिया गया था, चौरी चौरा जो एक जगह थी वहां पर जो पुलिस स्टेशन था उस पुलिस स्टेशन को कुछ लोगों ने क्या कर दिया था, जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो भी क्या हो गए थे, मारे गए थे। इन स्पाइट ऑफ गांधीज डिसीजन 19 अरेस्टेड डेमोन्स्ट्रेटर वर सेंटेंस्ड टू डेथ एंड 14 टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज। ओके, तो इस जो इंसिडेंट था इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने 19 लोगों को अरेस्ट किया और उन्हें फांसी दे दी गई, जबकि 14 और जो इसमें शामिल थे 14 लोग जो गुनहगार थे उनको भी क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया और ब्रिटिश अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो मूवमेंट था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो सक्सेसफुल हो रहा था, है ना, ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो चुका था, लेकिन ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी को रोकना पड़ा क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया था, वायलेंस में कन्वर्ट हो गया था। तो एक और तो इस तरीके के मूवमेंट चल रहे थे, तो दूसरी ओर जो कुछ कांग्रेस लीडर थे दे वर नाउ बाय ट्राइड फॉर मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैड बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, 1919 में जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया आया था उसके अकॉर्डिंग जो हमारे लीडर थे, कुछ लीडर्स जो थे कांग्रेस के, वो ये चाह रहे थे कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके किसमें, इलेक्शंस में, जो कि प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस होने वाले थे। ऐसा वो क्यों चाह रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अगर वो उस काउंसिल में
पार्टिसिपेट करेंगे और वो उसमें रहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, नए नए रिफॉर्म्स ला सकते हैं और ब्रिटिश पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, वो मेनली अपोज कर सकते हैं। एज यू नो, ब्रिटिश जो हुआ करते थे, उनकी पॉलिसीज प्रोग्राम्स जो हुआ करती थी वो अप टू द मार्क नहीं हुआ करती थी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियंस। इसलिए जो लीडर्स थे वो चाह रहे थे कि इस तरीके के मास स्ट्रगल किया जाए जिसकी वजह से हमें इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करने को मिले और हम वहां से कुछ चेंजेस और रिफॉर्म्स लेकर आए हमारे इंडियंस के लिए। और इन्हीं चेंजेस और रिफॉर्म्स को लाने के लिए फॉर्मेशन किया गया एक पार्टी का जिसका नाम है स्वराज पार्टी। तो चलिए डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। तो ये जो स्वराज पार्टी थी, अब स्वराज का मतलब हमें मालूम है, स्वराज मतलब होता है क्या, सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। मतलब हमारी खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमारा खुद का क्या होना चाहिए, रूल होना चाहिए, कोई और हम पर रूल नहीं करे। सो द स्वराज पार्टी जो थी, इसको किसने बनाया, मोस्टली अगर बात करें हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, तो CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, है ना। चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू आर द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। कब बनाई गई ये पार्टी, तो इट वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड इन इंडिया इन 1 जनवरी 1923 after the Gaya annual conference in December 1922 of the National Congress। ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका जो गया में, गया इज अ प्लेस इन झारखंड राइट नाउ, ठीक है, तो वहां पर जो एक समिट हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की 1922 में, तो वहां पर डिसाइड किया गया और इस पार्टी को बनाया गया। कब, 1923 में। अब जब पार्टी बनेगी तो उस पार्टी का कुछ ना कुछ एम होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा। तो देखते हैं क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव थे स्वराज पार्टी के। तो द एम इज सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो, हमारा जो देश हो, उसको हम ही क्या करें, गवर्न करें। एंड द पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर द इंडियन पीपुल्स फ्रॉम द ब्रिटिश राज। तो दो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके एम थे। द फर्स्ट वन इज सेल्फ गवर्नमेंट एंड द सेकंड वन इज द पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर द इंडियन पीपुल्स। ठीक है, जो इंडियन पीपुल्स है उनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिल सके, जो कि ब्रिटिश राज में, ब्रिटिश रूल में उन्हें नहीं मिल रही थी। सो द यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस praised for the more radical mass agitation and for full independence। अब ये जो कुछ लीडर्स के नाम बताए जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हुए और सुभाष चंद्र बोस हुए, दे आर द यंग लीडर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ जिनका माइंडसेट क्या था, जिनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, रेडिकल थी। ठीक है, तो ये चाहते थे कि इस तरीके के मास एगिटेशंस हो, मास मूवमेंट्स हो, ताकि हमें क्या मिल सके, फुल इंडिपेंडेंस मिल सके और यहाँ से जो ब्रिटिश हो वो पूरी तरीके से भारत को क्या कर सके, छोड़ सके। चलिए आगे देखते हैं हम इसके। तो इस तरीके के यंग लीडर्स जो थे वो मूवमेंट से जुड़ते जा रहे थे और उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या थी, एग्रेसिव थी और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द हमें फुल इंडिपेंडेंस मिल सके। सो इन लेट 1920s इंडियन पॉलिटिक्स अगेन शेप्ड बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, है ना। तो 1920s की अगर हम बात करें तो इंडिया की पॉलिटिक्स जो थी वो वापस से कहीं ना कहीं शेप में आने लगी थी और जिसके टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो क्या क्या थे। द फर्स्ट वन इज द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड द सेकेंड वन इज साइमन कमीशन। तो इन दोनों को हम डिटेल में समझते हैं। द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन आप सभी को मालूम है, इकोनॉमिक डिप्रेशन जब इकोनॉमिकली हम क्या हो जाएं, हम हमारा जो डेवलपमेंट हो वो सही तरीके से ना हो पाए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या मेन पॉइंट्स थे इसमें। फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर प्राइस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। ठीक है, तो ये एक पीरियड था जब क्या होने लगा था कि जो एग्रीकल्चर के प्राइस थे बेसिकली, है ना, जो फूड वगैरह के प्राइस थे वो क्या होने लगे थे, डाउन होना, फॉल होना स्टार्ट हो गए थे और 1930 तक वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए थे। सेकेंड इज डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन। ठीक है ना, तो जो एग्रीकल्चर की या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी गुड्स हुआ करते थे, प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, उनकी जो डिमांड थी वो भी क्या होने लगी थी, कम होने लगी थी। तो डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स वाई द एक्सपोर्ट इज ऑल्सो डिक्लाइन। Peasants found it difficult to sell their harvest and पे देयर रेवेन्यू। ठीक है, तो इतना सब कुछ अगर एग्रीकल्चर के साथ होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो पीजेंट्स होंगे वो अपने जो भी
होंगे, जो भी क्रॉप्स होगी उसको सही तरीके से क्या नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे। तो यही हो रहा था, और जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पा रहे थे, जो रिवेन्यू हो रहा था वो भी वो उसको पे नहीं कर पा रहे थे। सो बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन ट्रबल। तो इसके द्वारा क्या हो रहा था, इस वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण जो कंट्री साइड थी, बेसिकली जो छोटे मोटे विलेजेस हुआ करते थे, टाउन्स हुआ करते थे, रूरल एरियाज हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साइमन कमीशन। ठीक है, तो जो इंडियन पॉलिटिक्स, या फिर आप कह सकते हो कि जो इंडिया की पॉलिटिक्स दोबारा से शेप में आ रही थी, उसका दूसरा जो फैक्टर था, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, साइमन कमीशन। सो द टोरी गवर्नमेंट सेट अप साइमन कमीशन टू सजेस्ट द चेंजेस इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो था इंडिया का, उसमें चेंज करने के लिए, उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, बेसिकली उसने एक कमीशन बनाई जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इंडिया जैसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही थी, और उस कमीशन में एक भी मेंबर इंडिया का नहीं था। ओके, तो कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल मेंबर, इंडियन मेंबर। ठीक है, तो इंडिया का एक भी मेंबर उसमें नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्वराज की बात कर रहे हैं, हम सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और उस गवर्नमेंट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कमीशन बन रही है, जो समिति बन रही है, उस समिति में अगर कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे लीडर्स होंगे और जो इंडियंस होंगे वो उस चीज को अपोज करेंगे। और यही हुआ। कमीशन वॉज ग्रीटेड विथ साइमन गो बैक इन इंडिया इन 1928। तो ये साइमन कमीशन कब बनाई गई, तो साइमन कमीशन फॉर्म करी गई 1927 में, और ये 1927 में फॉर्म करने के बाद 1928 में क्या हुई, हमारे इंडिया आए। ठीक है, तो जब ये इंडिया आई तो इसको क्या किया गया, इसका अपोज किया गया, और इस तरीके के स्लोगन्स भी लगाए गए साइमन गो बैक के नाम से। ठीक है, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टुगेदर पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट। तो इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ, एंड मुस्लिम्स एंड जो कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, ये सब साथ मिलकर क्या करने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी एक इमेज भी देख सकते हैं। तो इस तरीके की रैलीज एंड प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गया था अगेंस्ट द साइमन कमीशन। ओके, so after the Simon Commission opposed by Indians, Lord Irwin announced for Dominion status for India। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ, द कांग्रेस लीडर वर नॉट सेटिस्फाइड, स्पेशली द रेडिकल्स। ठीक है, तो रेडिकल्स मतलब कौन, जो अभी हमने बात करी, यंगर लीडर्स जो हुआ करते थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सो ये जो कांग्रेस लीडर थे, ये सेटिस्फाइड नहीं थे लॉर्ड इरविन के इस अनाउंसमेंट से। सो इन लाहौर सेशन ऑन 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर में सेशन हुआ, उसमें दे डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। ठीक है, इन लोगों ने डिमांड करी किस चीज की, पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज मतलब फुल इंडिपेंडेंस, और वी कैन से टोटल इंडिपेंडेंस की। एंड द जवाहरलाल नेहरू हेडेड दिस, जवाहरलाल नेहरू वाज द head of this session and called for celebration of independence on 26 जनवरी 1930। और उन्होंने कहा कि हम पूर्ण स्वराज लेंगे, दिस इज अवर डिमांड। और उन्होंने कहा कि हम सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे कब, 26 जनवरी 1930 को। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आफ्टर द साइमन कमीशन के अपोज होने के बाद लॉर्ड इरविन ने इस तरीके का एक अनाउंसमेंट किया, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पर लाहौर में जो सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें डिमांड रखी गई पूर्ण स्वराज की। और इस तरीके से पूरा जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज मतलब टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट मार्च। ठीक है, आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, तो चलिए इसको समझते हैं क्या था ये। तो द गांधी जी थॉट ऑफ सॉल्ट एज अ पावरफुल मीडियम, इट इज कंज्यूम्ड बाय रिच एंड द पुअर अलाइक। ठीक है, अब देखिए सॉल्ट, हमें मालूम है सॉल्ट वॉज द मोस्ट एसेंशियल फूड आइटम्स इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट
तो हमारा ये क्या था, एक एसेंशियल फूड आइटम था। बट यहाँ पर क्या किया जा रहा था, देयर वॉज अ टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, इस सॉल्ट पर भी क्या कर रही थी, वो टैक्स लगा रही थी। एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, उसके प्रोडक्शन पर मोनोपोली भी था। मोनोपोली का मतलब होता है जब जिसको हम बोलते हैं एकाधिकार, मतलब जब किसी भी एक व्यक्ति का या एक ही कंपनी का उस चीज पर क्या होता है, कंट्रोल होता है, अधिकार होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोलियो बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू दिस टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द मोनोपोली क्या किया, गांधी जी ने एक और मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे हम सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं। अब इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी सेंड अ लेटर टू वायसरॉय इरविन। ठीक है, तो उस समय जो लॉर्ड इरविन वायसरॉय हुआ करते थे, उनको गांधी जी ने एक लेटर लिखा। ठीक है ना, और उस लेटर में जानते हैं क्या लिखा उन्होंने। सो ऑन 31 January 1930, Mahatma Gandhi sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Among the demands, the most stirring of all was the demand to abolish the salt tax, which is consumed by the rich and the पुअर। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लेटर लिखा था, गांधी जी ने जो लेटर लिखा था इरविन को, उसमें कितनी डिमांड्स लिखी गई थी गांधी जी द्वारा, तो ध्यान देना है आपको, देयर आर 11 डिमांड्स। ठीक है, 11 डिमांड्स लिखी थी, जिसमें से सबसे ज्यादा उन्होंने किसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड उनकी क्या थी, दैट वाज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। ठीक है, सॉल्ट टैक्स को क्या किया जाए, एबॉलिश किया जाए। Now let us talk about what was the impact of this letter। ये जो लेटर लिखा था गांधी जी ने, जिसमें 11 डिमांड्स लिखी थी, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। सो द लेटर वॉज इन अ वे एज एन अल्टीमेटम, ये एक अल्टीमेटम की तरह था। द डिमांड्स नीड टू बी फुलफिल्ड बाय 11 मार्च और एल्स कांग्रेस वुड स्टार्ट अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। ठीक है, तो उसमें लिखा गया था कि अगर ये डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस एक नया कैंपेन, नया मूवमेंट स्टार्ट करेगी, और वो मूवमेंट किस नाम से जाना गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। तो जो इरविन थे, उनको जब ये लेटर मिला और उन्होंने डिमांड वगैरह पढ़ी, सो वो उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया, है ना, बातचीत करना उचित नहीं समझा। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया क्या, सॉल्ट मार्च। कब स्टार्ट किया, 12 मार्च 1930 को। द फेमस सॉल्ट मार्च वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, अकम्पेन्ड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर। ठीक है ना, मतलब 78 वॉलंटियर्स के साथ महात्मा गांधी ने स्टार्ट कर दिया अपना सॉल्ट मार्च। ठीक है, लगभग ये 240 मील्स तक चल कर गए। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक गए, तो गांधी जीज आश्रम इन साबरमती टू द गुजरातीज कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। ठीक है, तो साबरमती से लेकर डांडी तक इन्होंने यात्रा करी, है ना, लगभग 240 माइल्स ये लोग चल कर गए, और वहाँ जाकर इन्होंने लगभग ऑन 6 अप्रैल दे रीच्ड डांडी, एंड वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या किया कि ये जो नमक का कानून था, द लॉ था, उसको क्या कर दिया उन्होंने, वायलेटेड कर दिया, मतलब तोड़ दिया। एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो इतने सालों से एक टैक्स, सॉल्ट पर जो टैक्स लगा हुआ आ रहा था लोगों पर, ठीक है, और जो एक मोनोपोली चल रही थी किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसको खत्म किया गांधी जी ने बाय द सॉल्ट मार्च। सो आफ्टर द सॉल्ट मार्च दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। हमने पहले ही देख लिया था कि जो 11th डिमांड थी, अगर वो पूरी नहीं होगी तो गांधी जी ने बोल दिया था कि हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, और वो डिमांड पूरी नहीं हुई, जिसके बाद सॉल्ट मार्च के बाद क्या किया गया, गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। हम देखते हैं कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में क्या क्या कंपैरिजन देखते हैं हम, है ना। सो द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की अगर बात करें तो ये कब लॉन्च हुआ था, 1920s में लॉन्च हुआ था। बेसिकली 1920 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, एंड 1921 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। इंडियन वर ओनली आस्क्ड टू नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जो
मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, उसमें क्या किया गया था कि जो इंडियंस थे उनको क्या बोला गया था कि आप क्या करें, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको उससे नॉन कॉर्पोरेट करें, मतलब उसको कॉर्पोरेट ना करें। द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। हमने अभी देखा कि ये जो मूवमेंट था क्यों रोक दिया गया था, ये रोक दिया गया था ड्यू टू द इंसिडेंट टेक्स प्लेस इन चौरी चौरा। और हमने देखा था कि जो स्मॉल पीजेंट्स जो थे अलग अलग जगहों पर कंट्री साइड में, जो स्मॉल पीजेंट्स थे वो भी इस मूवमेंट में क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, आपकी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की। अब अगर हम बात करें किसकी, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को हम देख लेते हैं। तो ये जो था ये कब लॉन्च किया गया, 1930s में किया गया, मतलब आफ्टर द सॉल्ट मार्च। ठीक है, इंडियन वर आस्क्ड टू नॉट कॉपरेट एंड ब्रेक द सिविल लॉज। अब देखिए यहां पर डिफरेंस क्या आया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में कॉपरेट करने को तो मना किया गया था, लेकिन यहां पर कॉपरेट भी नहीं करना है और क्या करना है, जितने भी सिविल लॉज हैं उनको भी क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज मूवमेंट एंडेड विद द गांधी इरविन पैक्ट। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे व्हाट इज गांधी इरविन पैक्ट। तो ये जो मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये जो मूवमेंट था ये कब बंद हुआ या ये कब क्लोज हुआ, ये एंड हुआ विद द गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, स्मॉल पीजेंट्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। इसमें देखा गया था कि स्मॉल जो पीजेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बिकॉज हमने देखा था कि जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो काफ़ी इफेक्ट कर रहा था स्मॉल पीजेंट्स को। ओके, अब देखते हैं हम कि ये जो मूवमेंट्स हुए थे, बेसिकली जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुए थे और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुए थे, इनका अगर ओवरऑल हम इम्पैक्ट देखें तो क्या क्या इम्पैक्ट था और क्या क्या हो रहा था। सो द फॉरेन क्लोथ्स वॉज बाइकॉटेड। एज वी नो, जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे, फॉरेन गुड्स थे, उनको क्या कर रही थी, पब्लिक बाइकआउट कर रही थी। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, जितने भी लिकर शराब की दुकान थी उन सबको सील कर दिया गया था, वहां पर धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। ठीक है, ये जो चौकीदारी टैक्स लगाया जाता था पीजेंट्स पर या फिर जो रेवेन्यू पे करना पड़ता था उनको, वो सारी चीजें भी क्या करनी पड़ी, रिफ्यूज कर दी। किसने, पीजेंट्स ने करने से। ठीक है, विलेज ऑफिशियल रिजाइंस, जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे इंडियंस, उन लोगों ने रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड पीपुल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। हमने देखा था जो फॉरेस्ट लॉ लगाया गया था उसको भी वायलेट करना स्टार्ट कर दिया था किसने, हमारे पीपुल्स ने। क्योंकि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में हमें क्या बताया गया था कि जो भी सिविल लॉज हैं उनको भी ब्रेक करना है। ठीक है, तो इस तरीके का एक पूरा एनवायरनमेंट चल रहा था हमारे इंडिया में। सो ड्यू टू दीज थिंग्स गवर्नमेंट अरेस्टेड कांग्रेस लीडर। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर रही थी, क्योंकि लीडर्स को अरेस्ट करेगी तो कहीं ना कहीं मूवमेंट को क्या करा जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है। इनमें से एक प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे अब्दुल गफ्फार खान, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 में। एंड वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस, पुलिस रिस्पॉन्डेड विथ ब्रूटल रिप्रेशन। बहुत सी जगहों पर वायलेंट क्लैशेस हुए जहां पर वायलेंस का यूज किया गया फ्रॉम बोथ साइड, मतलब पब्लिक द्वारा भी और पुलिस द्वारा भी। ठीक है, वायलेंस ब्रोक इन शोलापुर हैपेंड आफ्टर गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। तो शोलापुर में जो वायलेंस हुआ उसके कारण गांधी जी को भी क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, जिसके कारण गांधी जी कॉल्ड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इस कारण, क्योंकि हमने देखा है गांधी जी ने क्या किया है, जब जब वायलेंस हुआ है तो उन्होंने अपने मूवमेंट्स को रोक दिया है। तो यहाँ भी जब शोलापुर में वायलेंस हुआ और गांधी जी को अरेस्ट किया गया तो गांधी जी कॉल्ड ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, वहां पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को भी रोक दिया गया। लॉर्ड इरविन कन्विंस गांधी जी टू गेट इनटू अ पैक्ट विथ हिम, इट इज ऑल्सो नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। तो ये जो वाइस रॉय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने गांधी जी को कन्विंस किया ताकि वो आए और उनसे बात करें। ठीक है, तो इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस गांधी इरविन पैक्ट को हम डिटेल में देखते हैं। ओके, सो गांधी इरविन पैक्ट, एक्चुअली में गांधी इरविन पैक्ट क्या था, इट इज जस्ट लाइक एन नेगोशिएशन बिटवीन गांधी जी एंड इरविन। ठीक है, बैठकर बातचीत करने का ही एक आप कह सकते हो मीटिंग थी, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। कब हुई ये, सो इन मार्च
1931, ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुई। किस किस के बीच हुई? तो ऑब्वियस सी बात है, गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन के बीच में। एंड व्हाट इज द एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पैक्ट? सो द गांधी जी कॉन्सेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड ऑल्सो कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो दो एम थे। पहली चीज तो जो इरविन थे वो चाहते थे कि गांधी जी कहाँ पर आए, गांधी जी पार्टिसिपेट करें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ करती थी? लंदन में हुआ करती थी, ठीक है। तो ये चाहते थे कि गांधी जी पार्टिसिपेट करें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और दूसरा इनका जो एम था वो क्या था कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को क्या कर दिया जाए? रोक दिया जाए। सो दीज आर द टू एम्स और द ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। सो आफ्टर गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी एग्री हो गए कहाँ पर? लंदन जाने के लिए फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अब हम जानते हैं कि वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए और जब उसके बाद वहां से आए तो क्या हुआ? आफ्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सो द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन इन कॉन्फ्रेंस एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटमेंट। मतलब गांधी जी जो डिमांड लेकर गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो डिमांड वहां पर नहीं मानी गई, उनकी बात नहीं मानी गई। एंड ही रिटर्न with a disappointment, and back in India he discovered that the government had begun a new cycle of repression, ठीक है। तो जब वो लौट कर इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि जो गवर्नमेंट थी, बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने रिप्रेशन के नए नए तरीके स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। जिसमें से यहाँ पर दिया हुआ है आपका, द जवाहरलाल नेहरू एंड गफ्फार खान बोथ वर इन जेल, दोनों को जेल में डाल दिया गया था। जो कांग्रेस हुआ करती थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। और बहुत सारी सीरीज चलाई जा रही थी ताकि मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बाइकॉट्स, ये सारी चीजें जो हो सके वो ना हो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने एक न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया था इंडिया में आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसके चलते गांधी जी वॉज स्टार्टेड और रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात नहीं बन पाई और इस तरीके का न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो यंगर लीडर और जो रेडिकल्स लीडर थे, है ना, उनको वो जेल्स में डाल रहे थे। कांग्रेस को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन, बायकॉट्स, इन सब को वो क्या कर रहे थे? इम्पोज कर रहे थे। तो इसलिए ये सब देखकर गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ओके, तो अब हम आगे के चैप्टर में जानेंगे कि जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को रीलॉन्च किया तो उसके बाद किस तरीके से हमारे जो कंडीशंस थी वो चेंज होना स्टार्ट हुई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।